से अगर संतुष्ट है, ठीक है, तो उसे स्वास्थ्य कहते हैं। आज के दिन मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उसे मान लिया गया कि जो इलाज है वही स्वास्थ्य के अंदर आता है। लेकिन था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जितने खुले थे कि उन्हें प्राइमरी हेल्थ मतलब पहली बार प्रारंभिक उसे स्वास्थ्य की जानकारी देनी होगी, कैसे वो स्वस्थ रहेगा। उसके लिए हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में एक सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन का है, हाइजीन एंड डायटेटिक्स का। पता चला वो डिपार्टमेंट ही कोई जल्दी उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहता। बिना उसके हम पूरे देश में स्वास्थ्य की कल्पना करना बेकार है। मैं तो ये अच्छा डिपार्टमेंट है, उससे बहुत इम्प्रूव हो सकता है। नहीं, मैं वो चाहता हूँ कि कहा गया कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। रोग के इलाज से बेहतर है कि रोग होने न पाए। जब रोग होने तब नहीं पाएगा जब हम स्वास्थ्य की जानकारी लोगों को देंगे। क्योंकि भारत की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी और देश की पूरी आज़ादी मतलब पूरी आज़ादी छीनी गई थी लगभग 1150 वर्ष जो देश गुलाम रहा हो। तो इस गुलाम भारत में लोगों को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए एक अभियान के तरह सारा बजट जो हम दवा पर बजट देते हैं, लोगों को स्वास्थ्य की तरफ चैतन्य करने के लिए, वो स्वस्थ रहें, उनके भोजन के लिए उसी तरह का जो है जो अगर स्वस्थ रहेगा तो फिर दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके तो भाई देखिए, जो लोकतंत्र की स्थापना हुई है इसीलिए हुई है कि हम एक एक नागरिक को स्वस्थ रखें, एक एक नागरिक को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से स्वास्थ्य दें और इसे सुरक्षा दें, सम्मान दें, समृद्धि दें। तो ये तो इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, इसका उद्देश्य यही है। लेकिन पिछली सरकारों ने जिस तरीके से विदेशी ताकतें देश पर कब्जा करके गुलाम बना के रखी थी, उसमें जो देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन जो भारत का जो परिदृश्य था कोरोना में देखने को मिला कि कितने लोग पैसे के लिए माइग्रेट हो गए हैं, कितने लोग अपने परिवार को चलाने के लिए माइग्रेट हो गए हैं। उसे किस तरीके से पता चला कि इस देश भारत में क्या चल रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश ऐसा जहां हम 9 बार प्रधानमंत्री दिए हों और उत्तर प्रदेश से इतने ढेर सारे लोगों को दूसरे प्रदेशों में माइग्रेट होना पड़े, ये हमारे लिए अभिशाप था। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं। एक समय ऐसे आए डॉक्टर होने के बाद, राजनीति में आने के बाद, इसीलिए राजनीति में आए कि कितने लोगों का हम लोग इलाज कर सकते हैं, कितने लोगों की दवाई कर सकते हैं, कितने लोगों की जानें बचाएंगे। कई देशों की मैंने यात्रा की है, ब्राज़ील वगैरह में गया, अर्जेंटीना गया, मैक्सिको गया, जो है मैंने इंग्लैंड गया, स्कॉटलैंड गया। वहाँ पता चला कि 100 किलोमीटर पर एक एक अस्पताल है। वहाँ डॉक्टरों की आवश्यकता बहुत कम है। मेडिकल स्टोर दवाई खोजो 100 किलोमीटर पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ तो एक तरीके से एक अर्थव्यवस्था का एक अंग हो गया है मेडिकल साइंस कि यहाँ खाली दवा की इतनी बड़ी मंडी है, डॉक्टर का है। अब देख लीजिए, जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा, उन्होंने एकदम सही कहा कि इस समय जो सरकारी सेवा दे डॉक्टर, वो ईश्वर का दूसरा रूप है। क्योंकि भाई जितना वो तनख्वाह पाता है, आज के दिन में जिस तरीके से व्यवसाय है मेडिकल साइंस में, तो 22 साल रहा हूँ और इस पर आधारित मैं खुद ही अपने को विकसित करने में लगा रहा कि एक दिन में जितना कमा सकता है। जैसे जिस दिन आज के दिन में मैं मंत्री हूँ, आज MLC हूँ, हमको लगता है जितना तनख्वाह मिलता है एक महीने का, वो उतना मेरे एक दिन की अर्निंग थी। तो 30 दिन का एक महीने की अर्निंग है जो हमें तनख्वाह मिलती है, वो एक दिन की हमारी अर्निंग थी। तो खर्चे तो लगभग वही हैं। तो आज के दिन में हम सामाजिक रूप से उनके अंदर शक्ति आए, सामाजिक रूप से भारत को फिर से समृद्धिशाली बनाए, फिर से सोने की चिड़िया बने, सभी लोग स्वस्थ रहें। चूँकि कहा गया है कि भारत दुनिया विश्व गुरुओं में था, भारत ही दुनिया को सभ्यता सिखाया। भारत ही आज के दिन में जो हमारी जो आयुर्वेद है, उसके बाद ही तमाम ऐसी भाई आयुर्वेद के बाद ही हमारे पास दूसरी पैथियाँ आई हैं। तो जब हम मेडिकल साइंस का स्टार्ट यहीं से हुआ, सुश्रुत हुए, तमाम और भी पैथियाँ आई जो हैं, यूनानी आई, तमाम पैथी आई, एलोपैथी आई, होम्योपैथी आई। ये सारी पैथी तभी आई जो भारत में हमारे पास सबसे पहले मेडिकल साइंस था। तो आपके पास जो डिपार्टमेंट है वो भी जो है तो मत्स्य, लेकिन मछली स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर्स लोग अक्सर कहते हैं कि आज के दिन में कहा गया कि 2 तरह के भोजन की आवश्यकता होती है शरीर में, एक स्वास्थ्य वर्धक, एक स्वास्थ्य रक्षक। तो हम तो दोनों की कमी है भारत में।
स्वास्थ्य रक्षक जो है विटामिन मिनरल्स है जितने भी हैं, लेकिन स्वास्थ्य वर्धक में जो प्रोटीन है, जो है फैट है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। तो आज के दिन में प्रोटीन की इतनी कमी है कि भारत में एक स्थान प्राप्त कर रखा है प्रोटीन की कमी में। तो प्रोटीन युक्त भोजन देना एक शरीर को स्वस्थ रखने में सबसे ज़्यादा, चाहे वो इम्यूनिटी का हो, चाहे प्रतिरक्षण प्रणाली हो, चाहे रोग से लड़ने की क्षमता हो, चाहे स्वस्थ रहने की क्षमता हो, उसमें हर जगह प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें कई तरह के प्रोटीन होते हैं। तो आज के दिन में मछली का जो उत्पादन हुआ है वो भी एक प्रोटीन युक्त भोजन देने का, लोगों को स्वस्थ रखने में एक प्रक्रिया है। और उत्तर प्रदेश बड़े गर्व से कह सकते हैं, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज के दिन में उत्तर प्रदेश फिशरीज के प्रोडक्शन में, इनलैंड फिशरी सेक्टर में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में हमें गौरव प्राप्त हुआ है। हमें इस साल, पिछले साल हमें अवार्ड मिला है। आज के दिन में बजट है। मैं पहला मंत्री हूं कि जब आया हूं तब आंदोलन शुरू किया 2013 से, तो 2014 में केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ। पहली बार उसमें मत्स्य मंत्रालय अलग होकर बजट हुआ। फिर उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, जिसका मैं कैबिनेट मंत्री पहला मैं बना हूँ। तो मंत्रालय से ही व्यवस्था होती है। तो मछली से प्रोटीन युक्त भोजन, मछली एक बड़ा जल पर आधारित ऐसा स्रोत है कि इसमें इसके व्यवसाय का जो प्रतिशत है वो लगभग 18% के आसपास है। सभी व्यवसाय में 5% है, हमारे यहाँ 18% है उत्तर प्रदेश में। मत्स्य मंत्रालय में पिछली सरकारों ने मत्स्य विभाग के द्वारा इनके विकास के लिए, आप हंसी के पात्र होती है, पिछली सरकारें केवल पूरे 67 साल में 3000 करोड़ रुपया दिया था। लेकिन जब से मैं मत्स्य मंत्रालय बनवाने में कामयाब हो गया, 41,500 करोड़ रुपया माननीय मोदी जी ने दिया है। ये हमारे और आज के दिन में है उनकी एक योजना भी चलती है। आज के बजट में खुद, पिछले बजट में 1500 था पिछले साल, आज के दिन में फिर उसको 1.5 गुना कर दिया है। 2500 करोड़ रुपया इस बार आज प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जो है उसका भी उत्तर प्रदेश में लोगों को लाभ दे रहे हैं आप, और उत्तर प्रदेश का अलग से। तो ये कितना असरदार है, क्योंकि जो मछुआ समुदाय है, जो आपका समाज है, वो सबसे ज्यादा मछली का ही कारोबार करता है। देखिए, पहली बात तो बड़ी विडंबना रही है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में एक बहुजन समाज पार्टी, एक समाजवादी पार्टी की सरकार 30 साल रही। इन लोगों ने अपनी संख्या से नौकरियों में 100 गुना ज़्यादा अपने लोगों को भर्ती कर लिया। उनके अंदर इतनी द्वेषता है कि हर जगह वो पड़े हुए हैं कि दूसरे लोगों को अवसर न प्रदान हो। भारत सरकार से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लिखा है फिश फार्मर, फिश वर्कर, फिश वेंडर, उसके बाद जो है महिला को 60% होगा, SC को होगा, उसके बाद इंटरप्रेन्योर को होगा। ऐसे में चूंकि हमारे विभाग पता तो चल नहीं पाता था कि मत्स्य विभाग भी कोई है, मेरे आने के बाद लोग जानना शुरू किए हैं। तो पहली बार मैं आया मत्स्य मंत्री के रूप में, तो 85,000 लोगों को इसमें इनरोल्ड किया और उसमें से 15,000 लोगों को लाया और जिसमें से 14,500 मछुआरों को दिया। पता चला कि लोग आज के दिन में आप जहाँ के निवासी हैं अम्बेडकर नगर के, वहाँ हमारा एक साथी है, वो जो है रीना निषाद है, आज के दिन में उसको 2 करोड़ की मिल दिया, 1 करोड़ 20 लाख है, मिल चला रही है और आराम से कम 100 लोग उसमें रोजगार पा रहे हैं। ऐसे बहुत हमने 100 करोड़ 200 मतलब पूरे प्रदेश में किसी को 1 करोड़ रुपया, किसी को 2 करोड़, किसी को 1.5 करोड़, 50 लाख। हमारे यहाँ एक आर्य सिस्टम है 50 लाख का। इतने जगह में भी आप उसमें से अच्छे उत्पादन कर सकते हैं। 25 लाख वाला इसके आधे में हो सकता है, 7.5 लाख वाला उसमें 60% महिलाओं की सब्सिडी है। अब सर पॉलिटिकल सवाल आपसे पूछते हैं। इसमें एक लाइन रह गया था, पूरा कर दूं। बताइए। अभी इस बार हम जो है अधिकारियों की बैठक में, अभी मेरे CS आए हुए हैं, उन्होंने बताया, हमने कहा जरूरतमंद और जो ट्रेडिशनल फिशरमैन होते हैं वो प्रोडक्शन थोड़ा मछली पालन में और तेज हो सकते हैं। तो अभी उसमें हम प्राथमिकता दे रहे हैं कि जो मत्स्य पालक होगा, फिश फार्मर होगा, उसके लिए मैं मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराए हूँ। उनके बच्चों को शिक्षा के लिए, बिना शिक्षा के कोई विकास नहीं हो सकता। तो ये नदियों के एक तो अंग्रेजों से उजड़े हुए थे, अंग्रेजों से लड़ने के नाते, मुगलों से लड़ने के नाते इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ दिया था। पिछली सरकारों ने अंथा समन्वय गैर कमेटी 1949-50 को लागू नहीं किया। नतीजा हुआ कि ये कोसों दूर हो गए शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से।
तो अभी इस बार हम लोगों ने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना किया है। इनको सबसे पहले इनके शिक्षा के लिए, कोचिंग के लिए, इनके बच्चों की शादी के लिए, इनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए लाया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आया है। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना गरीबों के लिए, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 40% सब्सिडी उत्तर प्रदेश है। तो आज के दिन में ये हम एक नया शासनादेश ला रहे हैं कि प्राथमिकता पहले निषादों को होगी, मछुआरों को होगी। अगर वह उसमें नहीं होता जिले में तो अब दूसरे को हम लाते हैं, और दूसरा कोई आए तो एंटरप्रेन्योर बन के आए, उद्यमी बन के आए, जेएलजी बना के आए, सोसाइटी बना के आए, समूह में आए और समूह में विकास करें। ये मेरा कहना है। अब सर पॉलिटिकल सवाल, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। 2 सीटें आपकी थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, एक कटेहरी अंबेडकर नगर और दूसरी मझवा मिर्जापुर। क्या उन 2 सीटों पर आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? क्या समीकरण बदल रहा है, या फिर बीजेपी लड़ेगी, या फिर आप अपनी दोनों सीटों पर कायम हैं? कोई समीकरण वही है जो अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पिछली जो आज के दिन में, चूंकि हम लोग सत्ता में आना था, सत्ता में आने वाले आदमी जो दृढ़ संकल्प में हम सत्ता में आएंगे तो उसकी जवाबदेही बनती है। वो एक निश्चित लिमिट तक बात कर सकता है, वादा कर सकता है कि मैंने झूठ नहीं बोल सकता है। तो हमको झूठ अगर बोलते तो आज जवाबदेही बनती। तो जिसको सत्ता में नहीं आना था वो आंशिक सफलता लेनी थी, तो 100 झूठ बोला, भ्रम, 100 आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तमाम तरह का फर्जी वीडियो मोदी जी का, अमित शाह जी का। जो कहने का मतलब आज के दिन में जो जातियां आरक्षण का ज़्यादा लाभ ले चुकी हैं उनके अंदर ज़्यादा भय पैदा किया गया। लेकिन आप लोग ये समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। निश्चित रूप से उन्होंने कहा ना कि सब लोगों ने वही कि हम नहीं जाए, भाई हम एक वोट नहीं देंगे, हम नहीं समझाएंगे तो हार थोड़ी जाएंगे। सब जीत रहे हैं, 400 पार जीत रहे हैं। सभी लोग एकदम अति उत्साह थे, सभी लोग जो है अपने को मान लिए थे कि हम जीते हुए हैं। मेरे सवाल का पूरा जवाब आपने नहीं दिया। मैंने पूछा जो 2 सीटें आपकी थी वो आज हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा नेचुरल अलायंस है। त्रेता से जिस तरीके से भगवान राम को निषाद राज ने पार किया, अपनी सेना देकर रावण राज खत्म किया, जब से मैं आया हूं तब से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस और सपा और बसपा लगभग साफ हो रही सत्ता से। तो अगर हमारे नेचुरल अलायंस से ये पार्टी सरकारें गई और पार्टियां खत्म हो गई तो कौन सा ऐसी हमारे अंदर कमी है जो आज भारतीय जनता पार्टी हमें सीट चर्चा आ रही थी कि बीजेपी कह रही है कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, फिर बाद में आया कि एक सीट जो है वो अलायंस को देंगे, बाकी 9 पर लड़ेंगे। चर्चा कुछ करने, अभी 43 सीट हार गई है भारतीय जनता पार्टी, अलायंस हमारा हार गया। अगर एक सीट भी निषाद पार्टी को दे दी होते तो मनोवेग से 18% निषाद पूरे प्रदेश में वोट देते। तो उनके सलाहकारों ने कितना सलाह दिया कि चलो इस बार निषाद पार्टी को मत सीट दो। और न सीट देने का नतीजा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के ढेर सारे समाज के लोग उदासीन रहे। तो यही मैं कह रहा था, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि पहले भी रही है, गठबंधन दल को उन्होंने सम्मान देती है कि जिसकी 100 सीट होती है वही लड़ता है। पहले अनुप्रिया भी लड़ चुकी हैं, अभी नहीं। उन्होंने आश्वस्त किया जिस समय हमारा जो विधायक था वो मझवा से, उसको जब भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से वहाँ भदोही में लड़ाया गया तो निषाद पार्टी के खाते से लड़ाया और सिंबल भारतीय जनता पार्टी का था। लेकिन उसी समय बात हो चुकी थी कि जो सीटें हमारी होगी, उपचुनाव खाली होगा, हम लड़ेंगे। आज के दिन में पिछली बार 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी से मैं ऐसा लिया था। आप ये कह रहे हैं कि अगर निषाद पार्टी को लोकसभा में सीट दी गई होती तो 18% निषाद जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देते और बीजेपी की जो सीट का जो आंकड़ा है ये बढ़ जाता। आपने देखा 2022 में 37 साल का इतिहास रहा उत्तर प्रदेश में, हाथी आएगी साइकिल जाएगी, साइकिल आएगी हाथी आएगी, कांग्रेस आएगी, तभी दोबारा यहाँ सरकार नहीं रिपीट होती थी। लेकिन 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में पुनः योगी जी आए। ये आबादी जो मछुआ समुदाय का, जो आप कहते हैं ना कि झुआ भरोट को पौआ पिला के वोट लेते थे लोग, लेकिन अब झुआ भरोट को पौआ पीने के लिए नहीं राजी है। वो कहता हमारी पार्टी है और हमारी हिस्सेदारी बनती है, हमें सबने सताया है, हिस्सा दिलाने का काम कर दे। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, इस वादे के तहत ये निषाद समुदाय आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और अपने टोपी झंडे नारे के साथ है, अपने नेता के साथ है। आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आपकी मुलाकात भी हुई थी सीटों के बंटवारे को लेकर। खबर जो बाहर निकल कर आई कि नहीं, सीटों का तालमेल होगा, निषाद पार्टी को सीट दी जाएगी, जो 2 सीटें आपके पास कटेहरी और मझवा है वो आपको मिलेगी, उस पर कहाँ तक बात बनी?
जो आप कह रहे हैं कि बड़े भाई छोटे अभी तो भाई? ये हुआ 10 सीटें तैयारी की जाए, और जब भी बैठक होती, माननीय मुख्यमंत्री होते हैं कि जहाँ भी गठबंधन दल लड़ेगा, और चाहे वो कोई भी लड़ेगा, सिंबल सब लोग मिलके मनोवेग से जीतेंगे। जैसे मंत्री जी ने कहा 10 सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एक मझवा था, मैं जीता हूँ, आज भी जीता हूँ, इससे उल्टा लहर में भी मझवा जीत के जीता हूँ। कटहरी हम कम वोटों से आ रहे, कभी 6,000 वोट। भाई कटहरी में तो कभी 91 के बाद से एक बार 91 में इनके विधायक रहे, अनिल तिवारी जीते कभी दोबारा विधायक नहीं बने। लेकिन जितना वोट हमने पाया है उतना वोट कभी भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मिलेगा कटहरी में। आप उठा कर देख लीजिए। तो 5-6 हज़ार वोट बहुत काम नहीं रखता है। हम लोग ठीक ढंग से लड़ेंगे तो कटहरी भी जीतेंगे, लेकिन वो निषाद पार्टी से लड़ेंगे तभी जीतेंगे। नहीं तो वहाँ का समीकरण ही कुछ ऐसा है कि पहले से वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोट है वो आज के दिन में इस इलेक्शन में भी बहुत खराब प्रदर्शन हुआ। तो निश्चित रूप से उसे जीतने में हम लोग कामयाब होंगे। 2 सीटें हैं पहले से मैंने कहा ना, पहले से भारतीय जनता पार्टी जिस सीट पर गठबंधन दल को दे देती है उसको जिताने का भी काम करती है, वो जिताएगी और सीट भी देगी, जीत भी देगी। पीडीए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। बीजेपी में भी इसकी पूरी तैयारी है। संजय निषाद उनके साथ हैं, ओम प्रकाश राजभर उनके साथ हैं, अनुप्रिया पटेल उनके साथ हैं, यानी पिछड़े, दलित, ओबीसी सभी लोग हैं। तो क्या अखिलेश यादव को जवाब दे पाएंगे? क्योंकि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम जो 10 सीटों पर उपचुनाव है उसमें से कम 8 तो जीतेंगे ही जीतेंगे, जबकि 5 सीटें आपकी है, बीजेपी के विधायक एमपी बने हैं। देखिए, वो एक बार झूठ का कैश एक बार कैश कराया जा सकता है, भ्रम एक बार फैलाया जा सकता है, राजनीति में बार बार नहीं फैलाया जा सकता है। आगे जो पीडीए की बात करते हैं तो क्या ये निषाद कहाँ है? 18%। उन्होंने अपने कार्यकाल में जाते जाते 31 दिसंबर 2016 को हमें ओबीसी से निकाल दिया कि ये ओबीसी नहीं एससी है, और राज्यपाल से नोटिफिकेशन हो गया। जब नोटिफिकेशन मेरा हो गया तो न हम तो ओबीसी में न एससी में। आज के दिन में हमें वो कहाँ मानते हैं, पहले तो तय कर ले। आज के दिन वो 43 सीट लेके दिल्ली गए हुए हैं। 2004 से 2014 तक इनके सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी, और उसी बीच में ये आरक्षण की जो व्यवस्था दी गई थी 74/4/1950, जिसके आधार पर अनुसूचित जाति की सूची सूचीबद्ध हुई थी देश में, जो संविधान में है, उस फाइल को मुकुल वासनी और शैलजा ने इन लोगों के सहयोग से गायब करा दिया। उन 2 मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा लिखा। ये 18% निषाद कभी इन पार्टियों के साथ इसलिए नहीं रहेंगे कि इनके आरक्षण के मुद्दे को ये लोग गायब करते हैं और इनका हिस्सा दूसरे को अपने खाते में। 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डाइवर्ट हो गया? नहीं, कुछ है वोटे तो इसलिए डाइवर्ट हो गए, ज्यादा नहीं। निषाद तो आरक्षण मिला नहीं, संविधान की बात कर रहे हैं जो ओबीसी और एससी वोट थे। इस बार मैंने कहा ना, जो जातियां आरक्षण का लाभ अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा ली थी, उनके अंदर ये भय पैदा किया गया और ट्रांसफ़र कराया गया। आज के दिन में देख लीजिए, कैडर का वोट बहुजन समाज पार्टी का है, 1.5-2 लाख वोट पाई है, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी टोपी झंडे के। वो तो उनके साथ नहीं है ना। आज के दिन में अगर वो मानते कि नहीं हम ही उनके संवैधानिक सुरक्षा है। आज के दिन में पिछड़ा, निषाद पिछड़ा है, राजभर पिछड़ा है, देखो कुर्मी पिछड़ा, तमाम ऐसी जातियां पिछड़ा। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो उसको कोई नहीं दिखाता। आखिरी सवाल सर, कोई नहीं दिखता है, केवल उनके लोग वही चंगू मंगू दिखते हैं। और बहुजन समाज पार्टी भी सत्ता में रहती है तो उनके वाले दिखते हैं। जब ये सत्ता बाहर हो जाते हैं तब सब दिखते हैं। दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? आखिरी सवाल। हाँ, तो लड़ेंगे। पार्टी खड़ी बड़ी इसीलिए होती, चुनाव लड़ने के लिए है। तो अगर निषाद पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, अगर नहीं दिया बीजेपी ने, अरे वो तो नहीं का सवाल ही नहीं है। ऐसा तो किया ही नहीं कभी आज तक है। जब ऐसा आज तक नहीं किया तो नहीं कहा जा सकता। बड़े भाई छोटे भाई का जब नहीं करेगी तो विचार किया जाएगा, देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, जो हमारे साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के मंच पर आए और बेबाक सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।